आए हो? पैसा क्यों नहीं दिया मेरे को अभी तक? है नहीं तो किधर से दूं? जब जुड़ जाएगा तो भिजवा दूंगा। 3 महीने से यही कैसेट बजा रहे हो। कैसेट सुन सुन कर घर नहीं चलता मेरा। तो क्या भूखे पेट सोती है उस वसंत के साथ? वो तेरा घर क्यों नहीं चलाता? हे दिनेश, आखिरी बार कहती हूँ मैं, अगर बसंत भाव के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो पुलिस में जाऊंगी मैं। तू जहन्नम में जा, लेकिन यहाँ खड़े होके मत भोग, समझी? तो फिर तू भी समझ ले, ये पैसे हक के हैं मेरे, भीख के नहीं मांग रही। अगर आज के आज मुझे पैसा नहीं मिला ना तो पुलिस आएगी तेरे से मिलने। ए नाई साहब, हो साहब जल्दी करो वरना दाढ़ी फिर से उगाएगी। टूरिस्ट का सीजन है, 1 मिनट कीमती है। आइए। हो साहब। शॉट, वेरी गुड। क्या रे सविता, अभी तेरे ग्राहकों के सामने मैं भी शुरू करूं क्या तमाशा? पैसे देने की ताकत नहीं है और धमकी देने निकला है तू। पैसे तो मैं लेके आया है, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तेरे को। कर ले जो करना है। हे दिनेश, तेरे को वार्निंग मिला ना, सविता को परेशान नहीं करने का करके वार्निंग मिला ना? तेरे को वापस जेल का हवा खाने का क्या? वसंत भाऊ, आप गलत कर रहे हो। मेरी छोड़, तो अपनी गलती देख पहले। तुम लोग का तलाक के टाइम पे कोर्ट ने तेरे को ऑर्डर दिया था कि इसका जो भी महीने का घर खर्च बनता है तेरे को देना पड़ेगा और टाइम पे देना पड़ेगा। दिया था कि नहीं? बड़ी फिक्र है आपको सविता की। अरे बीवी मेरी थी, पैसे मैंने देने थे, जो भी हुआ वो हम दोनों के बीच की बात है। फिर आप बीच में क्यों आग लगा रहे हैं? दोनों के बीच कुछ सुलग रहा है क्या? देख दिनेश, जबान को लगाम दे। मुझे भला बुरा बोलता है, मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, लेकिन बसंत भाव का नाम गंदा किया ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाली, समझा तू? देखे दिनेश, सविता मेरे प्ले जोन में काम करती है, मेरी इज्जत करती है और मैं उसका शुभ चिंतक है, समझा? तेरा इधर हर बार आकर के इस तरह से हंगामा करने से क्या होने वाला है? अरे इसका जिंदगी बिगाड़ के तेरा जिंदगी तो सुधरने वाला है ना? इसका जो भी महीने का बनता है चुपचाप से देते टाइम पे। और सुन, सविता से दूर रहे, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तेरे को। यार मिट्टी डालना यार, दिमाग से निकाल डाल उस औरत को। श्रीकांत, मैंने कब का दिमाग से निकाल दिया, लेकिन वो मेरे से पैसे निकालने के लिए धमकाती है ना सर पे। एक तो मेरा बच्चा छीन लिया और ऊपर से वो बसंत भाव, वो गेम करता रहता है, चाबी मारता है। तू इधर रहता है ना, इसलिए तेरा बैंड बजता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू यहाँ महाबलेश्वर से किधर बाहर चला जा, वाई में नहीं तो पूना में धंधा डाल, कभी तक ढूंढेंगे तेरे को। ये वसंत भाव भी कम चैप्टर नहीं है, पता है तेरे को? अपनी बीवी को उधर मुंबई में बैठा के रखा है और इधर मेरे बीवी के साथ मस्ती मारता है साला। अरे वो और 4 लोगों की बीवी को हड़प सकता है, हजम भी कर सकता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा उसका यार। पैसा में बहुत ताकत होती रे भाई। पैसे क्या ऊपर लेके जाएगा, नरक में सड़ेगा साला। मेरा जिंदगी का वाट लगाया है ना, देख लेना, एक दिन उसका भी नंबर आएगा और ऐसे कुत्ते की मौत मरेगा कि अक्खा महाबलेश्वर याद रखेगा। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, हनीमून्स के लिए मशहूर इस खूबसूरत इलाके में एक तलाकशुदा जोड़ा दिनेश और सविता आए दिन मेंटेनेंस के लिए लड़ते रहते थे। महाबलेश्वर बाजार में नाई की दुकान चलाने वाले दिनेश का गुस्सा पास के प्ले जोन के मालिक वसंत पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सविता वसंत के प्ले जोन में नौकरी करती थी। दिनेश को शक था कि सविता और वसंत के बीच सिर्फ सहानुभूति और मदद का रिश्ता नहीं, बल्कि कुछ और भी था। रियल एस्टेट में भी डील करने वाले वसंत के पास वैसे ही दुश्मनों की कमी नहीं थी। और फिर एक दिन आया जब रोज की तरह वसंत अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था और दुश्मन पूरी तैयारी के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच गया। अब सवाल था, कौन था यह दुश्मन और यह कैसी दुश्मनी निभा रहा था? घर की मरम्मत करवाई थी, उसकी पेमेंट आज ही की है। निकाल। 1 मिनट, ये इतना है। 1.5 लाख बैठ सियाने। बाजू में देख रहे, अबे कुछ नहीं है सियाने के पास तो है।
ये दोनों को अंदर ले चलो, अपने साइड से पूछवाता है इनसे। कौन है तुम लोग? छोड़ दो मुझे। नहीं ना, लड़ियां निकाल दूंगा तेरी। चुप, बंद कर दे उसको। चल बता पैसा कहाँ रखा है? पैसा नहीं है, सच कह रहा हूँ। आई शपथ। चीरो तो जरा इसके घर को। साला कम से कम 3-4 लाख रोकड़ा तो होगा ही होगा। और ये देख कितनी सारी ज्वेलरी छुपा के रखी है साले ने। झूठ बोला हमसे, फालतू में इतनी मेहनत करवाई। तुमको जो मांगता था वो मिल गया ना, अब तो छोड़ दो मुझे। बसंत भाऊ, बचाओ, कोई है? बसंत भाऊ। सर, घर का चप्पा चप्पा ढूंढा था उन लोगों ने। आदमी को मार डाला, लेकिन औरत को कुछ नहीं किया। कौन थे वो लोग? कैसे हुआ ये सब? साहब, हम लोग प्ले जोन बंद करने वाले थे। ये 1,500 रुपए रख रहा हूँ कैश बॉक्स में, छोटे मोटे खर्चों के लिए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं थी। जरूरत हमेशा होती है सबकी। दुर्गेश कब आ रहा है? एंट्रेंस एग्जाम के लिए गया है, परसों तक आ जाएगा। मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, वो वेन्ना तालाब वाली जमीन है ना, उसके लिए खरीदार मिल गया है। इसी महीने में सौदा हो जाएगा। प्ले जोन बंद हो चुका है और अभी इस वक्त मैं मना करती हूँ। जितना रोकड़ा है सब निकाल। ये इतना है। वसंत भाई को गोली मारी, लेकिन तुम्हें मारने के लिए लौटे नहीं। नहीं सर, मैंने पहले गोली चलने की आवाज सुनी और फिर गाड़ी शुरू होने की आवाज। तो तुम चिल्लाई नहीं। खुद को खोला कब? मेरे मुंह पर पट्टी बंधी थी साहब। पट्टी खुलते ही मैं चिल्लाने वाली थी कि तभी गोली की आवाज सुनी। मैं बहुत डर गई साहब, और जब गाड़ी की आवाज सुनी उसके बाद मैंने अपने आप को खोला। दुर्गेश कौन है? मेरा लड़का है साहब, सतारा गया हुआ है इंजीनियरिंग के टेस्ट के लिए, 11वीं में पढ़ता है। दुर्गेश, ये तुम्हारे पहले पति दिनेश से, जिसकी मार्केट में एक नाई की दुकान है। हो साहब, दिनेश ही दुर्गेश का पिता है। अच्छा, जब गाड़ी बाहर रुकी थी तो तुमने उसे देखा था? हो साहब। उसके नंबर पर ध्यान गया था? नहीं, लेकिन MS02, हाँ, और सफेद रंग की एम्बेसडर थी। सफेद रंग की एम्बेसडर। अंग्रेज जी सर, सभी नाकों पर मैसेज भिजवाओ। व्हाइट कलर की एम्बेसडर, MS02 रजिस्ट्रेशन। ये जरूर मुंबई की गाड़ी होगी। जी सर। अच्छा, वसंत भाऊ की पत्नी मुंबई में, आपने उन्हें इन्फॉर्म किया? हो साहब, मैंने उन्हें फोन कर दिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और मुझे ये औरत सविता और इसका पति दिनेश और वसंत भाऊ की पत्नी तीनों थाने में चाहिए। मिल जाएंगे सर। तीन गोलियां बॉडी से बरामद हुई हैं। तीनों काफी क्लोज रेंज से चलाई गई थी, यही कोई 1-2 फीट की दूरी से, और एक गोली सीने को चीरती हुई चली गई एंड डेथ वाज इंस्टेंट। गलती से फायरिंग नहीं हो सकती डॉक्टर। एक गोली सीधा सीने में लगी है, मकसद साफ है, ये फायरिंग मर्डर के इरादे से हुई है। पर यह भी हो सकता है कि पहली गोली गलती से चली हो और बाकी की दोनों गोलियां उस गलती को छुपाने के लिए चलाई गई। हो सकता है डॉक्टर, लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि सविता को क्यों नहीं मारा गया है, सिर्फ वसंत को ही निशाना क्यों बनाया गया? सर, सारे नाके रेड अलर्ट पर हैं, लेकिन सर वो वाइट एम्बेसडर अभी तक स्पॉट नहीं हुई है। और हाँ सर, कुल मिलाकर 3 लाख रुपए कैश और 3.25 लाख के जेवर चोरी हुए हैं। चोरों के चेहरे ढके हुए थे और चोरी हो चुकी थी, फिर जानबूझकर वसंत भाऊ को मारा गया। क्यों? मुझे इस औरत सविता पर शक हो रहा है।
सर वसंत की बीवी मुंबई से आ चुकी है, थाने में वेट कर रही है। गीता सबनीस, वसंत भाव सबनीस की धर्मपत्नी। जी आप मुंबई के मुलुंड इलाके में कोचिंग क्लास चलाती हैं। जी, गीता कोचिंग सेंटर। क्या आपको पता था कि यहाँ एक औरत थी, सविता? उसने मुझे फोन करके बताया, वो इनके एम्प्लॉय थी। यहीं प्ले जोन में रहती थी? इन्होंने हमारे प्ले जोन के अंदर ही कुछ एडिशनल कमरे बनवाए थे। सविता अपने पति को छोड़ चुकी थी, इनको उस पर बहुत दया आई और नौकरी के साथ साथ उसको रहने की जगह भी देती। दोनों के बीच कोई अफेयर वगैरह? नहीं सर, मेरे पति बहुत भरोसेमंद थे। क्या सविता भरोसेमंद है? किस हिसाब से? सविता का हाथ हो सकता है इस मर्डर और चोरी में? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता हो सकता है। अरे गौडे साहब, आओ साहब, इकडे बसा बसा साहब। खुश होगा तू? हाँ, तेरे रास्ते का कांटा निकल गया। मेरे को पता था साहब, आप लोग मेरे ऊपर ही शक करोगे। अंग्रेज साहब को पूछा ना, आप रात को 2:30 बजे आए थे मेरे घर पे पूछताछ करने को। मैंने भेजा था उसे। सुना उस वक्त तो बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। हाँ साहब, बड़ी गहरी नींद सो रहा था मैं। अच्छे सुपारी लेने वाले भी मर्डर करने के बाद नहीं सो पाते। तू कैसे सो पाए? साहब, उस तरह की कसम साहब, मैंने बसंत भाव को नहीं मारा, लेकिन हाँ, पिछले 2 सालों में कम से कम 200 बार दिल में जरूर आया था कि साले को टपका डालूं। बसंत भाव ने मेरा बीवी छीन लिया साहब, मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया साहब। बहुत सुकून मिला मेरे को साले की मौत से। किसी ने तो हिम्मत की, दाद देता हूँ साहब, जिसने भी मेरा काम कर दिया हो। साले, एक्टिंग कर रहा है तू? नाई की दुकान चलाने से पहले किसी तमाशा कंपनी में काम करता था क्या? साहब, तमाशा तो वसंत भाव ने मेरी जिंदगी का बना दिया साहब। इसलिए तू हमें बनाने की कोशिश कर रहा है? एड़ा बनकर पेड़ा खाने की कोशिश मत कर। मेरी नजर है तुझ पर, जिस दिन भी भनक लगी ना, बहुत भारी पड़ेगा। बॉडी हैंडओवर की उसकी पत्नी को? अब तक तो क्रियाक्रम भी शुरू हो गया होगा सर। हम भी शुरू हो जाते हैं अंग्रेज। सविता को हटाओ। जी सर। तो तीनों के चेहरे ढके हुए थे। हो साहब। कितना और क्या क्या छोड़ गए तुम्हारे लिए वसंत भाव? साहब, मैं उनके प्ले जोन में काम करती थी, महीने की तनख्वाह देते थे, बस। वसंत को मारा और तुम्हें छोड़ा, ऐसा क्यों? ये मुझे कैसे पता होगा साहब? तुमने मरवाया वसंत को, तो क्यों नहीं पता हो सकता? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं ये कह रहा हूं कि तुमने और तुम्हारे पति दिनेश ने एक साजिश रची वसंत के पैसे हड़पने के लिए। पहले तलाक का ड्रामा किया, फिर झूठ मूठ के झगड़े, मस्त बकरा बनाया वसंत को और फिर हलाल कर दिया। जी साहब, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं साहब? बसंत भाव एकदम भले आदमी थे, मेरे बड़े भाई के माफिक। दिनेश ने मेरे को और मेरे लड़के को अपने हाल पर छोड़ दिया था मरने के लिए। बसंत भाव ने हमें सहारा दिया, नौकरी दी मेरे को, वो सब कुछ दिया साहब जो मुझे चाहिए था। रास्ते पर आने से बचाया हमें। मैं ऐसे आदमी को मारने का सोच भी नहीं सकती साहब, सच्ची। सर, इलाके के सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया, अंदर बाहर छानबीन करी, कुछ नहीं मिल रहा है सर। साहब, ये वसंत भाव ने तो कई लफड़े पाल रखे थे। 15-15 जमीनों के सौदे चल रहे थे उसके। कई लोगों के साथ तो 36 का आंकड़ा भी था साहब। कौन है ये लोग? नाम बोलने के पैसे देते हैं तेरे को? नहीं साहब, खबर पक्की नहीं तो किसी का नाम नहीं लेते हम खबरी लोग, कसम से। बाकी वसंत भाव की दुश्मनी नेता लोगों के साथ और बिल्डर लोगों के साथ थी। अब बड़ा पैसा तो दुश्मनी भी बढ़ी ना साहब। अपना महाबलेश्वर, वाई, पूना, सतारा, जहाँ जहाँ वसंत भाव का लेन देन था ना, वहाँ पंटर लोग दौड़ाया हमें। किसी ने कोई सुपारी उपारी नहीं दी थी साहब। अपन को तो बाहर वाले का ही हाथ लगता है साहब। अरे हमें तो ये पहले से ही पता था। हमें तो बस ये पता लगाना है कि ये बाहर वाले हाथ यहाँ किस हाथ के साथ मिले थे।
सब ये फायरिंग वायरिंग फर्स्ट टाइम हुआ अपने महाबलेश्वर में। ऐसा लफड़ा कभी हुआ नहीं अपने एरिया में। अपने को तो कुछ और ही एंगल लगता है सब। कान जमीन से लगाए रखना। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन साहब आप बता रहे थे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मुंबई का था। हाँ, वैसे आंग्रे, हमने उस वाइट एम्बेसडर के बारे में मुंबई पुलिस को खबर दे दी है ना? जी सर। और मुझे ये लफड़ा मुंबई का ही लगता है। लेकिन मुंबई महाबलेश्वर जितना छोटा नहीं है, घास में सुई ढूंढनी होगी। पिक्चर पोस्टकार्ड जैसे सुंदर महाबलेश्वर की क्राइम हिस्ट्री में शायद ही कभी फायरिंग से मर्डर हुआ था। सभी आधे अधूरे सबूत मुंबई की तरफ इशारा कर रहे थे। पूरी संभावना लग रही थी कि वसंत सबनिस को मारने की सुपारी मुंबई में दी गई होगी। अब सवाल यह था कि सुपारी किसने दी थी और क्यों, और यह तभी पता चल सकता था जब शूटर्स पकड़े जाते। और शूटर्स के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था, पर अनुमान लगाया जा रहा था कि वो शायद मुंबई को ही बिलोंग करते थे। सर ये जो महाबलेश्वर वाला शूट आउट केस था, कुछ पता चला? सर वसंत भाई की मिसेस कोचिंग क्लास चलाती है, गीता कोचिंग क्लास। उसके सारे एंगल छान मारे, कोई खबर नहीं। सुपारी की भी कोई खबर नहीं सर। शायद कोई सुपारी निकली नहीं होगी, तो खबर कहाँ से मिलेगी? सर इस मर्डर में कोई पर्सनल एंगल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सिर्फ एक चोरी का केस नहीं हो सकता। लूटने के बाद एक निहत्थे आदमी को मारना, इसका क्या मतलब होगा? सर कोई साइको हो सकता है। 3 लोग थे, तीनों भी अगर साइको होते तो इतना फुल प्रूफ प्लान नहीं बनता। लूटते नहीं इस तरह से। सर ये लूटपाट हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई होगी। कावरे, केस क्लोज मत करो, लगे रहो, कोई ना कोई सुराग तो निकलेगा ही। यस सर। इस केस को हुए 1 महीना बीत चुका था, लेकिन इस केस में अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। जैसे जैसे और समय बीतता गया, सभी को लगने लगा कि ये चोरी का केस था जिसमें फायरिंग एक्सीडेंटली हुई थी। शायद ये सोची समझी सुपारी किलिंग नहीं थी। सविता पहले की तरह प्ले जोन मैनेज करने लगी और उसका एक्स हस्बैंड दिनेश अब चैन की सांस लेने लगा। उसका हमेशा से मानना था कि वसंत सविता को भड़काता था और उसके सविता के साथ संबंध थे, पर अब वसंत इस दुनिया में था नहीं। और अब सवाल यह था कि क्या वसंत की मौत का राज हमेशा राज ही रहेगा? क्या बात है दिनिया, बहुत खुश लग रहा है। अरे सर का बोझ हल्का हो गया श्रीकांत भाई, अब तो झिक-झिक भी नहीं करती साली। पुलिस कितना भी सर फोड़ ले, अक्खा महाबलेश्वर खोद डाले, हम लोगों को टच नहीं कर पाएगी। तो अपन ने कहाँ कुछ किया, जो भी हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से। श्रीकांत भाई सचमुच वो भाई लोग आसमान से टपके थे। हैं? ये वसंत भाव भी है ना, ये कम चैप्टर नहीं है। पता है तेरे को, अपनी बीवी को उधर मुंबई में बैठा के रखा है, इधर मेरे बीवी के साथ मस्ती मारता है साला। अरे वो और 4 लोगों की बीबी को हड़प सकता है और हजम भी कर सकता है, तो कुछ नहीं कर पाएगा उसका यार। ऐसा में बहुत ताकत होती रे भाई। पैसे क्या ऊपर लेके जाएगा, नरक में सड़ेगा साला। मेरा जिंदगी का वाट लगाया है ना, देख लेना एक दिन उसका भी नंबर आएगा और ऐसे कुत्ते की मौत मरेगा कि अक्खा महाबलेश्वर याद रखेगा। ए दिनिया, तू कहीं वसंत भाऊ को मारवार डालने का प्लान तो नहीं बना रहा ना? इतना हिम्मत और ताकत होता ना तो कब का टपका दिया होता साले को। ये श्रीकांत, तू कुछ करवा सकता है क्या? क्या अरे बाबा, मैं कोई गैंगस्टर का भाई हूँ क्या? लेकिन तेरी पहचान तो है ना 4-6 लोगों में, अगर किसी को सुपारी दे सकते हैं तो सेट कराना। साले अगर मेरी पहचान होती तो मैं टूरिस्ट की गाड़ी चला रहा होता। चल निकलता हूँ अभी, ऊना का बड़ा उठाना है यार, संभाल अपने आप, है ना? लौट के मिलता है तेरे को।
हूँ। यार गाड़ी बंद पड़ गई है, आगे ढाबे तक छोड़ दोगे क्या? 800 रुपये लगेगा भाई। क्या बात कर रहे हो यार? यार खाली गाड़ी जा रही है, वो भी इतनी रात गए, कुछ तो रहम कर। अरे हमारा टूरिस्ट गाड़ी है, क्या रात क्या दिन मीटर डाउन नीचे रहता है। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो जाने दो। चलता हूँ मैं। ठीक है यार, चले यार। अरे सुनो, गाड़ी ठीक होने तक तुम यहीं रुको, ठीक है? हम लोग ढाबे पर जाके आते हैं। हाँ चलो रे। सामान संभाल के रखा है ना? बिल्कुल चकाचक संभाल के रखा है, टेंशन मत ले। कभी कभी अटकती है साले, लगता है ऑयलिंग करानी पड़ेगी इसकी। एड़े, ऑयलिंग तेरे भेजे की करानी पड़ेगी। मस्त मक्खन जैसी चलती है, तेरे को चलानी नहीं आती। इधर ला। अबे और इसको है ना लॉक करके रखा कर। अच्छा ए भाई, आगे से लेफ्ट ले और जो ढाबा दिखता है ना वहाँ पे गाड़ी रोक दे। हाँ आई शाबाश, बहुत जोर की भूख लगी है। चलो भाई। आई भाई साहब, आप लोग किसी गैंग वैंग से हैं क्या? स्कूल टीचर हैं, पैसे मिल गए ना, चल कट ले यहाँ से। चल छोड़ो। कहाँ मर गया? कार्ड लगा भाई के लिए। ये श्रीकांत, तू कुछ करवा सकता है क्या? क्या रे बाबा, मैं कोई गैंगस्टर का भाई हूँ क्या? लेकिन तेरी पहचान तो है ना 4-6 लोगों में। अगर किसी को सुपारी दे सकते हैं तो सेट करा ना। अब उनके लिए एक अक्खा मुर्गी मस्त और रोटी लेकर आ गर्मा गर्म। जा चल भाग के जा और दौड़ के आ। पानी ये गिलास डाल दे। भाई साहब एक काम करना। अब क्या काम है? महाबलेश्वर में काम। महाबलेश्वर में क्या काम है? भाई साहब एक आदमी का काम तमाम करना है। हाँ श्रीकांत बोल, तेरा पुणे का भाड़ा हो गया इतना जल्दी? हाँ हो गया यार। सुन, मुझे वापस रास्ते में 3 लोग मिले जो तेरा काम कर सकते हैं यार। कौन सा काम यार? तेरे रास्ते का कांटा निकाल सकते हैं ये लोग। ये तीनों लोग सुपारी लेके लोगों को दुनिया से उठाते हैं यार। क्या बात कर रहा है? अरे ये हुई ना बात श्रीकांत। अच्छा पूछ, खर्चा कितना आएगा? वो पूछ रहे हैं अभी तेरे पास देने के लिए कितना पैसा है यार। अरे मेरे पास कितना होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार। चल परवाह नहीं, मैं बात करता हूँ, लेकिन तू एक बार फाइनल सोच ले, काम करवाना है या नहीं। अगर वो लोग इतने में करने को तैयार हैं तो मैं अभी पैसे दे दूंगा। अबे आदमी को टोकना है कि मुर्गी को टोकना है? साले 1000 रुपए की तो मरी मुर्गी आती है यहाँ। 2000, वो भी आदमी ठोकने के लिए। अक्कल लाइफ में ऐसा जोक नहीं सुना मैंने तो। ना देखिए छोटी सी नाई की दुकान है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा वो। सीधा साधा आदमी है। अबे लेकिन हम तो टेढ़े हैं, मुंबई की गटर का पानी पी के बड़े हुए हैं। हमें उल्लू बनाने वाले की ना आंतड़ियाँ निकाल के हाथ में दे देते हैं, समझा? नहीं नहीं, तो सच में एक आदमी को मारना है भाई साहब। सच में 2 लाख लाने को बोल उसको। 2 लाख? अरे श्रीकांत, अगर इतने पैसे मेरे पास होते भी तो सविता अभी तक गीले कपड़े की तरह निचोड़ ना ली होती। तो क्या बोलूं इनको, कैंसिल कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं, कैंसिल नहीं। देख उनको बोल कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 दे सकता हूँ। बहुत दिनों से छुपा के रखे थे वो पैसे। ठीक है, मैं बोल के देखता हूँ। ए, भाजी खरीदने आया क्या? 2 लाख मतलब 2 लाख, नहीं तो रास्ता ना आप, समझा? भाई कर दो ना भाई। चल फ्री में ठोक देता हूँ। तेरे को ठोको ठोको। नहीं भाई, चल निकल यहाँ से। भाई कर लेते हैं ना। 25 में पूरी सुपारी। येड़ा हो गया क्या?
कोई सुनेगा ना मुंह पे थूकेगा। कोई सुनेगा तब ना। जरा सोचो, 25,000 में हम अपना गोवा का पूरा खर्चा निकाल सकते हैं। क्या बोलते हो? हाँ भाई, थोड़ा सोचो। साला अपनी तकदीर में लिखा था ये। नहीं तो इतनी जल्दी ताबड़तोड़ कभी सुपारी मिली है क्या आज तक? कर ले क्या? कर लेते भाई। हाँ बोल दो। बोल दो। बातों बातों में बड़े ही कैजुअल तरीके से दिनेश ने अपने टूरिस्ट गाड़ी चालक दोस्त श्रीकांत से जिक्र किया था कि वो वसंत को मरवाना चाहता है, जो उसकी एक्स वाइफ सविता की तरफदारी कर रहा है। उसी रात को एक अजीब इत्तेफाक होता है। श्रीकांत 3 सुपारी किलर से टकरा जाता है, जो दरअसल गोवा जा रहे थे कुछ दिनों छिपने और अय्याशी करने के लिए। बड़े कैजुअल तरीके से बातों बातों में सौदा पक्का हुआ, प्लान बना और इस प्लान को अंजाम भी दिया गया। अबे येड़ा तो हड्डी भी खा गया। मजा आ गया। ठंडी वगैरह तो। अबे कब आएगा वो? आ रहा है, बस फोन किया है उसको अभी। आ गया भाई साहब। छुआ साला। दुनिया यही हैं वो तीनों भाई लोग। अबे अब थोपड़ा क्या देख रहा है? रोकड़ा निकाल। सुपारी किसके लिए? वो यहाँ से थोड़ी दूर पे मार्केट का इलाका है, उधर उसका प्ले जोन है। रहता भी वहीं है क्या? हाँ उधर ही रहता है, अभी भी है मेरी बीवी के साथ। बीवी को भी टपकाना है? नहीं नहीं, सविता को कुछ मत करना आप लोग। अबे नहीं करेंगे कुछ। चलो रे। अब भाई साहब काम ऐसा करना कि फिर बीच में मेरा नाम ना आए। बे शाने, अब तू हमको हमारा काम सिखाएगा? साला तुम दोनों प्रैक्टिस करोगे? हाँ बता। बता बता। भाई साहब ऐसे बोल दिया, गलती से बोल दिया। समझा उसको। ये इतना है, इनको जो मांगता था वो मिल गया। अब तो छोड़ दो मुझे। साला मजा आ गया। ये साला 3-4 लाख कैश, ऊपर से ये सोना और ऊपर से उस चचुंदर के 25,000 भी। अबे जो अपन मुंबई में लूटे थे ना, उससे ही बहुत ज्यादा है बेटा। अब साला 2 महीने तक गोवा से हिलेंगे नहीं। दारू, मच्छी और मस्ती भी। सालो इतना उछलो मत, पता लगे साला मच्छी खाते खाते खुद पुलिस के जाल में फंस गए। सही है रे दिमिया, तेरा नाम आने का कभी कोई चांस ही नहीं है। अरे शक तो हमेशा सविता पे ही बना रहेगा यार। वो थे तीनों तीरंदाज, पता है उसको अंदर बांध के चले गए कमरे में, वो भी जिंदा। और पुलिस सविता पर चील की तरह नजर बनाए हुए है। अरे मुझसे पैसे मांगना तो दूर, नजर तक नहीं मिलाती साली। सही है यार। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपने बिल में छुपकर लूटे हुए पैसों से अय्याशी कर रहे थे। सुपारी देने वाले दोनों अपनी सफलता पर गदगद हो रहे थे। इन 5 को लग रहा था कि अच्छी किस्मत सिर्फ इन पर चमकी नहीं थी, बल्कि गरजी थी। यह केस लंबे अरसे तक फाइलों में बंद रहा, लेकिन दफन हालत में भी यह केस हल्की हल्की सांसें ले रहा था, तकदीर को दस्तक दे रहा था, बिना सुलझे दम तोड़ने से इनकार कर रहा था। हमने कई केसेस में देखा है कि संयोग यानी कि चांस क्राइम डिटेक्शन में फरिश्ते का काम कर जाता है। अचानक एकाएक सुरागों की बौछार होने लगती है। सर, इरफान खबरी आया है। बुलाओ उसको। तो चिकलवाड़ी घाट के ऊपर गए तीनों, पक्की खबर है ना? 100% पक्की खबर है सर। खबरी के बारे में खबर दे रहा हूँ आपको। क्या मतलब? सर वो तीनों में से एक रफीक है, रफीक खबरी सर, आप जानते हैं उसे? रफीक? वो साला विक्रोली वाला? हाँ साहब, मैंने सुना है रफीक आउट ऑफ लाइन गया है। उसने एक उस्मान और एक राजेश के साथ मिलकर गैंग बना ली है। बोल ना, बोल और बोल। साहब कांजूरमार्ग रेलवे स्टेशन के पास एक ज्वेलरी की दुकान है, उसे लूटने की पूरी फील्डिंग कर ली है वो लोग ने। कभी करने वाले ये लोग ऐसा? आज शाम को साहब, जब पूरा स्टेशन भीड़ से गच भरा होगा। भोसले उठा लेते हैं उनको। और कुछ? अक्टूबर में थाने में जो ज्वेलरी की दुकान लूटी गई थी, महावीर ज्वेलर्स। हाँ साहब, इन तीनों ने ही लूटी थी।
और फिर वहाँ से गोवा निकल गए थे। वेरी गुड इरफान। भोसले सर, टीम रेडी कर। देख, मैं गाड़ी लेके सिग्नल पर रहूँगा, तुम लोग फट करके चढ़ जाना। ठीक है, हम लोग माल लेकर पब्लिक में घुल मिल जाएंगे और वहीं से भंडू पहुंचेंगे। बरोबर? बराबर। एकदम बरोबर। और एक बात ध्यान रहे, पब्लिक में ज़्यादा भागा दौड़ी करने का नहीं। आप टेंशन मत लो। वो घर है सर। माने, इधर से जाओ। ओके सर। अबे अब कौन होगा बे? किसी को बुलाया था क्या? चाय वाला होगा, सुबह से 10 बार पैसे के लिए पूछ के गया है। मैं देता हूँ साले को खर्चा पानी। पिछले 3 महीने में जहां जहां डाके डाले हैं सब उल्टी करो जल्दी। और तुम साले रफीक डबल ढोल की, एक तरफ तो हम लोगों के लिए काम करता है और दूसरी तरफ ज्वेलरी स्टोर्स में डाके डालता फिरता है। पैसों की सॉलिड गरज थी साहब, इसीलिए पहला काम करने वाला था साहब। इससे पहले कुछ नहीं किया साहब, सच्ची कहता हूँ साहब। पता नहीं साहब ये प्लान कैसे लीक हो गया। लोग के बाप हैं हम, हैं? अगर तेरे को पाला है ना तो तेरे जैसे 36 को जेब में रखता हूँ मैं। अक्टूबर में थाने के महावीर ज्वेलरी स्टोर को लूटा था कि नहीं? नहीं साहब, नहीं की थी साहब। हाँ साहब, हाँ लूटा था। तो माल किधर उड़ाया? गोवा की एक दुकान में बेचा साहब। गोवा कैसे गया तू? कौन है तेरा उधर? साहब अब तीनों ने थाने स्टेशन से कार चुराई, एम्बेसडर, उसी में गोवा पहुंचे हम। गाड़ी किधर है? गाड़ी किधर है? साहब साहब, आपको याद है 3 महीने पहले महाबलेश्वर में एक केस हुआ था जिसमें एक सफ़ेद रंग की एम्बेसडर इस्तेमाल हुई थी? वो प्ले जोन वाला मर्डर केस। बरोबर साहब। उसमें एक लेडीज़ गवाह थी जिसको सिर्फ MS-02 याद था और उस कांड में 3 लोग और शामिल थे। वो 3 लोग भी वही टाइम पे गोवा के लिए निकले थे ना? महाबलेश्वर भी गोवा के रास्ते में ही पड़ता है। साहब वो जो महाबलेश्वर का प्ले जोन वाला था साहब, उसको आमी ने ठोका था साहब, लूटा भी था साहब। कम से कम 3-4 लाख रोकड़ा तो होगा ही होगा। ये प्ले जोन तो ज्वेलरी स्टोर नहीं था ना? हाँ, फिर क्यों गया उधर? पहले की प्लानिंग थी? प्लानिंग तकदीर की थी साहब। मेरा उस प्ले जोन से या उसके मालिक से कोई लेना देना नहीं था साहब। तो ठोक दिया उसको ऐसे ही टाइम पास के लिए? हैं? नहीं साहब, सुपारी मिली थी साहब। सुपारी? हम लोगों की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी साहब, वही हमने एक टूरिस्ट गाड़ी वाले से लिफ्ट ली। उसी ने एक आदमी से मिलवाया जिसको उस प्ले जोन वाले को टपकाना था साहब। यही सच है साहब। अरे गौड़े साहब, वसंत भाव मर्डर केस में मेरे पे शक करना कब छोड़ेंगे? आज सुबह छोड़ दिया, बस तुझे पकड़ने आए, केस क्लोज करने आए। चल साहब, चल साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। साहब आपको मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। चल अंदर चल। अरे साहब चल अंदर। अरे श्रीकांत, ये पुलिस वाले हम तक कैसे पहुंच गए? अरे वो तीनों सुपारी वाले पकड़े गए, हम लोग का
नाम बोल डाला हमने। थैंक यू सर। सविता भाई, वसंत भाव के कातिलों को पकड़ लिया गया। कौन थे वो लोग साहब? किराए के हत्यारे मुंबई से आए थे। आपके भूतपूर्व पति दिनेश ने सुपारी दी थी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, नहीं? सोचा नहीं था साहब, लेकिन सुनकर हैरानी भी नहीं हो रही है। कमजोर आदमी, घटिया हरकत। 3 गैंगस्टर्स के साथ अचानक हुई टक्कर ने एक शातिर मर्डर कॉन्स्पिरेंसी का भांडा फोड़ दिया। यह षड्यंत्र मानो फुल प्रूफ था। पूरे 2 महीने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस केस की फाइल शायद हमेशा के लिए धूल चाटती रहती अगर वो तीनों क्रिमिनल्स एक और जुर्म करने ना निकल पड़ते। लेकिन वो तीनों थे आदत और पेशे से मजबूर। लेकिन इस बार तकदीर ने साथ नहीं दिया। वो पुलिस के हाथ लग गए और वहां से बाय चांस वसंत सबनिस के मर्डर का खुलासा हुआ। जुर्म की दुनिया है ही ऐसी। शायद लोगों को लगता होगा कि कई केसेस डिटेक्ट होते ही नहीं, पर सच्चाई यह है कि आज नहीं तो कल कानून मुजरिम के दरवाजे पर दस्तक देता ही है। क्राइम करो कभी और भरो कभी, लेकिन भरना तो पड़ता ही है, क्योंकि क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।